नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है, जैसे कि पीवाईक्यूज़। हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ हम 2011 से लेकर के 2024 तक विद सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं, जिसमें भी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। बाकी कुछ वन शॉट टॉपिक्स भी, जैसे कि इम्पॉर्टेंट बीआर, इम्पॉर्टेंट रामसर साइट, जीआई टैग, जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग वगैरह, ये सब भी हमने कवर कर रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर देखें। ये यूपीएससी 2025 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, 2024 की भी हम सीरीज़ चला रहे हैं, मतलब कि पर्टिकुलरली 2024 में जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है सब्जेक्ट वाइज हम उसको ईजिली सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें हमने ईवीएस इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सॉल्यूशंस को देख लिया है, इकोनॉमी देख लिए हैं और पॉलिटी कवर कर रखा है। इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे, एंशियंट मेडवल हिस्ट्री को देखेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन 2024 में पूछे हुए हैं इन तीनों को कवर करेंगे, ठीक, विद इजी सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं और सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर में 2024 में जो भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है हम एक एक करके विद सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, 2024 में आर्ट एंड कल्चर में पहला क्वेश्चन ये पूछा था, क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। ये कह रहा प्ले राइट भाषा, इनमें से कौन सा प्ले राइट भाषा से कनेक्टेड है, एट्रीब्यूटेड है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन में आप लोग कवर किए होंगे प्ले राइट भाषा के बारे में, ठीक। तो कह रहा है कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें से प्ले राइट भाषा से कौन सा वर्क एट्रीब्यूटेड है। तो मध्यमा वियोग जो होता है, मध्यमा वियोग, ये प्ले राइट भाषा से रिलेटेड होता है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, स्टैटिक पोर्शन में कवर किए होंगे, ये सारा चीज़ तो लर्न ही करने वाला है। तो यहाँ से ऑप्शन सी मध्यमा वियोग, मध्यमा वियोग प्ले राइट भाषा से एट्रीब्यूटेड होता है। देखते हैं, देखो मध्यमा वियोग भाषा, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन प्ले राइट। भाषा क्या है, अर्लीस्ट इंडियन प्ले राइट है, स्ट्रेडल्स बिटवीन टू वर्ल्ड इन हिज सेलिब्रेटेड वर्क मध्यमा वियोगा। तो बस आप इतना याद रखिएगा, जो प्ले राइट भाषा है वो उससे कौन एसोसिएटेड है, कौन रिलेटेड है, तो मध्यमा वियोग रिलेटेड है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। देखो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत पूछती है। कह रहा है ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से यूनेस्को जो एक लिस्ट रिलीज करती है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इन चारों में से किसको इंक्लूड किया गया है, किसको या किसको इंक्लूड किया गया है 2023 में, ठीक है। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज करती है इनमें से किसे उसमें इंक्लूड किया गया है। तो देखो इनमें से हमें पता है शांति निकेतन, इसको इंक्लूड किया गया है। ये देखिए ये करंट से रिलेटेड है, तो ऐसा जो है जो भी करंट से रिलेटेड है वो हम अपने चैनल पे डाल रहे हैं। जैसे कि अभी हमने वीडियो एक डाला है इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स पे, जो भी ट्राइब्स न्यूज़ में रही हैं उन पे हमने वीडियो डाला है। तो ये जो जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उस पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो उस टाइम पे ये 2023 में न्यूज़ में रहा, इसलिए 2024 में पूछ लिया, ठीक है। ये इस पे भी हम वीडियो लेकर के आएंगे जल्दी ही। तो शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो निकाली थी उसमें इंक्लूड किया गया था। रानी की वाव नहीं, सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसालास, हाँ, होयसालास के जो सेक्रेड इंसेम्बल्स हैं उनको भी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो रिलीज की गई थी उसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक। फोर्थ क्या है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया नहीं। तो दो है, शांति निकेतन और सेक्रेड एसेंबल्स ऑफ द होयसालास को इंक्लूड किया गया था। बी आंसर होगा हमारा ओनली टू, ओनली टू। लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2023, मैं बार बार बोल रही हूँ 2025 के लिए भी ये चीज़ हम इस पर वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। ये कह रहा है कि 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई थी, शांति निकेतन, टाउन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, सेटअप बाय नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर on September 17, 2023 made it to the UNESCO's World Heritage List, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल का एक टाउन है, किसके द्वारा बनाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, ठीक। शांति निकेतन का जो लिटरल मीनिंग होगा वो क्या होगा, एडोब ऑफ पीस। दूसरा सेक्रेड एग्जाम्पल्स ऑफ होयसालास। देखो ये जो सेक्रेड एग्जाम्पल्स ऑफ होयसालास हैं ये होयसाला के टाइम का 3 टेम्पल स्टाइल, मतलब 3 स्टाइल ऑफ टेम्पल
3 टेम्पल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के थे, उनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2023 में डाला गया था यूनेस्को द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शांति निकेतन और सेक्रेड डिसिपल्स ऑफ होयसालस, इसीलिए ये पूछ लिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। एक एक करके देखते हैं। देयर आर नो पैराबल्स इन द उपनिषद, ये कह रहा है उपनिषद में कोई भी पैराबल्स नहीं है, कोई भी पैराबल्स। अब ये देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये जरूर गलत होगा। पैराबल्स का मतलब क्या होता है, जो पोएटिक फॉर्म में लिखा होता है। तो ये कह रहा है उपनिषद में कोई भी पोएटिक फॉर्म का लाइन नहीं है, ऐसा गलत है, उपनिषद में पैराबल्स हैं। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास, ये कह रहा है उपनिषद पुराणास से पहले कंपोज किए गए हैं। तो हाँ, सीक्वेंस है जिसमें उपनिषद पहले आते हैं, उसके बाद पुराणास आते हैं। ठीक है, उपनिषद को पहले लिखा गया था एज कम्पेयर टू पुराणास। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, बी होगा। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है गलत है। पैरेबल इज सेकेंड डिडैक्टिक स्टोरी इन प्रोज एंड वर्सेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पैरेबल्स वगैरह उपनिषद्स में नहीं मेंशन है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सही है कि उपनिषद्स पहले लिखा गया था, उपनिषद्स पहले कंपोज हुआ था, उसके बाद पुराना। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाय द वे आप लोग को अगर पढ़ना होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर में 2024 में यही 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम एंशिएंट और मेडुअल हिस्ट्री के 2024 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो एंशिएंट और मेडुअल में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, संघभूति, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of 4th century AD was the author of commentary on। ये क्या कह रहा है, संघभूति जो कि एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ये 4th सेंचुरी एडी के लास्ट में चाइना ट्रैवल भी किए थे। इन्होंने कौन सी कमेंट्री लिखी, ये किस कमेंट्री के ऑथर हैं, कौन, संघभूति। ठीक है, संघभूति के बारे में पूछा है। संघभूति जो कि एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे और 4th सेंचुरी एडी के लास्ट में इन्होंने चाइना ट्रैवल भी किया। ये किसके ऑथर हैं, इनमें से निम्नलिखित में से किस कमेंट्री के ऑथर हैं। तो संघभूति ने सर्वाष्टवाद विनया लिखा था। ठीक है, देखते हैं सर्वाष्टवाद विनया, सी आंसर होगा। ठीक है, संघभूति सर्वाष्टवाद विनया लिखे थे। देखिए, Many Indian monks who traveled to China during these centuries belong to Kashmir। देखो 4th सेंचुरी के लास्ट में मोस्टली जो भी इंडियन मॉन्क्स ट्रैवल किए थे चाइना में, वो मोस्टली कहाँ से बिलोंग करते थे, कश्मीर से बिलोंग करते थे, जैसे कि दत्त वगैरह। ठीक है, दे इंक्लूडेड संघभूति, उसमें संघभूति भी थे जो किस कमेंट्री के ऑथर है, सर्वाष्टवाद विनया। तो ये याद रखिएगा, सर्वाष्टवाद विनया किसके द्वारा लिखा गया था, संघभूति के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया गौतम बुद्ध वॉज जनरली नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। एपिथेट्स का मतलब क्या होता है, हम एक तरह से कह सकते हैं जिसको निक नेम बोलते हैं या किसी और नाम से बोलते हैं, पुकार नाम। तो कह रहे गौतम बुद्धा इनमें से किन एपिथेट से जाने जाते हैं। पहला है नया पुत्ता, नहीं, नया पुत्ता गौतम बुद्धा का एपिथेट्स नहीं था, ये लॉर्ड महावीरा का था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, साक्य मुनि, हाँ साक्य मुनि, गौतम बुद्धा का एपिथेट साक्य मुनि हुआ करता था। ताथागत्ता भी गौतम बुद्धा का ही एपिथेट था। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड सही है, आंसर हमारा बी होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड महावीरा का एपिथेट्स पे हमने मेंशन कर दिया, जैसे न्यायपुता आया था ना, वीरा, महावीरा, अरहत, ये चारों एपिथेट्स किसके हैं, लॉर्ड महावीरा के। तो ये ध्यान दीजिएगा, न्यायपुता, वीरा, महावीरा, अरहत। वहीं पे गौतम बुद्धा के एपिथेट्स साक्य मुनि और ताथागत्ता। ठीक है, समझ में आया। एपिथेट्स का मतलब अट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, स्टेट है और डिस्क्रिप्शन। अब देखो 3 चीज़ पूछ लिया है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द अबव रोज इज द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। कह रहा है इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड है। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा, जो कि एक ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है। चंद्रकेतुगढ़ ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है, बट उड़ीसा में ये नहीं है। कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। अब यहाँ से एलिमिनेट करो फर्स्ट। यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि थर्ड दोनों में है। थर्ड है क्या, बाय द वे देखते हैं, केरला, केरला मेगालिथिक साइट सही है। ठीक है, अब 50-50 चांसेस हैं। अब आप दोनों में से एक ट्रिक करोगे तो 50% चांसेस है कि आपके ऑप्शन सही भी, आपके आंसर सही हो जाए। बाय द वे देखते हैं, सेकेंड क्या है, इनाम गाँव, जो कि महाराष्ट्र में है, हाँ ये सही है।
चाल्कोलिथिक साइट्स है, ये भी सही है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, जो कि एक चाल्कोलिथिक साइट है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। बस एक सॉल्व करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि बी वाला हमारा सही है। फोर्थ, आंध्र प्रदेश रॉक कट केवशिन, देखो ये गलत है। आंध्र प्रदेश बुद्धिस्ट साइट है, वहाँ पर रॉक कट शिन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा बी होगा, सेकेंड एंड थर्ड। देखो फर्स्ट इनकरेक्टली मैच्ड है, क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में है, ना कि उड़ीसा में, ठीक है। सेकंड करेक्टली मैच्ड है, इनाम गांव एक चाल्कोलिथिक साइट है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक। थर्ड भी करेक्टली मैच्ड है, मंगदू एक मेगालिथिक साइट से, कहाँ पे, केरला का। फोर्थ इनकरेक्टली मैच्ड है, सलीहुंदम बुद्धिस्ट साइट है, वहाँ पर कोई भी रॉक कट केव नहीं पाए जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आया समझ में? सलीहुदम बुद्धिस्ट साइट है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। Who of the following ruler of medieval India gave permission to Portuguese to build a fort at भटकल? ये कह रहा है निम्नलिखित में से, ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मेडवल इंडिया का कौन सा रूलर पोर्तुगीज को फोर्ट बनाने का परमिशन दिए थे? भटकल में फोर्ट बनाने का परमिशन पोर्तुगीज को इनमें से कौन से रूलर दिए थे? तो कृष्णदेवराया ने पोर्तुगीज को भटकल में फोर्ट बनाने का परमिशन दिया था। तो ये याद रखिएगा, कृष्णदेवराया ने पोर्तुगीज को भटकल में फोर्ट बनाने का परमिशन दिया था। देखो कृष्णदेवराया, एम्परर कृष्णदेवराया अलाउड पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट भटकल इन 1510। 1510 में कृष्णदेवराया ने पोर्तुगीज को फोर्ट भटकल बनाने का परमिशन दिया था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एंशिएंट और मेडुअल में भी यही 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखते हैं कि 2024 में मॉडर्न हिस्ट्री में कितने और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था 2024 में? विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखो ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी में भी है, हिस्ट्री में भी है, यूपीएससी इस पे पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक। अब दोनों ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। ये सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी, ठीक है। मतलब कि ऑल इंडिया फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट किया गया था किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। ये गलत है। ये कह रहा है डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को फेडरल लेजिस्लेचर के कंट्रोल में रखा गया था, नहीं। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को यूनियन लेजिस्लेचर के अंडर में रखा गया था, ठीक है, फेडरल लेजिस्लेचर में नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आंसर हमारा ए होगा, फर्स्ट बस सही है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1935 एंड केम इनटू इफेक्ट 1937, ठीक। ये सारी इसेंशियल चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। इट वॉज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट बाय अ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी लेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो सेटअप टू हाउसेज ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो रेवेन्यू कलेक्शन था उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। एक एक करके देखते हैं हम। अंडर द रयोतवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन पीजेंट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटीज़। देखो ये कह रहा है रयोतवारी सेटलमेंट जो था, रेवेन्यू कलेक्शन के 3 फॉर्म थे इंडिया में, हमें पता है ब्रिटिश टाइम में कौन कौन से? जमींदारी सिस्टम, जमींदारी, रयोतवारी और महलवारी, ठीक है। अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत देखते हैं, तो यहाँ ये वाला जो पोर्शन था ये जमींदारी में था, ठीक है। ये वाला पोर्शन महलवारी में था, वहीं पे जो साउथ वाला पोर्शन था ये रयोतवारी में, ठीक। तो ये क्या कह रहा है? ये एम है, महलवारी। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? जो रैयतवारी सेटलमेंट था उसमें अगर मान लो कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई है या बैड हार्वेस्ट आ गई है जिसकी वजह से पीजेंट रेवेन्यू पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो पीजेंट को एग्जेम्प्ट किया जाता था, मतलब माफ़ कर दिया जाता था कि कोई बात नहीं, अगर आप इस साल रेवेन्यू नहीं दिए हैं तो आप नेक्स्ट सीजन में दे दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ब्रिटिशर्स इंडियंस के फेवर में काम क्यों करेंगे?
तो वो ऐसा कभी नहीं करते थे, उनको जो रेवेन्यू उनका फिक्स था वो उन्हें चाहिए एनी हाउ। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखते हैं, अंडर परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इफ जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट ही वुड बी रिमूव फ्रॉम हिज जमींदार। ये कह रहा है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी सेटलमेंट भी कहते हैं। उसमें क्या होता था, अगर जमींदार अपना रेवेन्यू जो डेट फिक्स है उस डेट पे जमींदार अपना रेवेन्यू नहीं पेमेंट कर पाता था तो क्या उनकी जमींदारी लेकर के किसी और को देती जाती थी। तो हाँ, ऐसा होता था। किसमें? परमानेंट सेटलमेंट जो कि बंगाल में था, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, उनमें अगर जमींदार फिक्स डेट पे अपना पैसा पेमेंट नहीं कर पाते थे, रेवेन्यू पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो उनकी जमींदारी उनसे छीन ली जाती थी और किसी दूसरे पर्सन को दे दी जाती थी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है, बी होगा। देखो, फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि रैयतवारी सेटलमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। Thus, during period of bad crop or low prices, peasants were forced to borrow from money lender to pay the land revenue. रैयतवारी सिस्टम में अगर मान लो या किसी भी सिस्टम में अगर ऐसा होता था, किसी नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह की वजह से पीजेंट अपना रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो उनको फोर्स, मतलब उन पर ऐसा प्रेशर था कि वो मनी लेंडर से पैसे उधार लें, इंटरेस्ट पे पैसे लें और पेमेंट करें। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि जमींदारी सिस्टम में अगर जमींदार जो है किसी भी रीज़न की वजह से पैसे अपने पेमेंट नहीं कर पाते थे, रेवेन्यू पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो उनकी ज़मींदारी उनसे छीन करके किसी दूसरे पर्सन को दे दी जाती थी। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी यही 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे 2024 में। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया बताइए। आर्ट एंड कल्चर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किया। एंशियंट और मेडुअल हिस्ट्री में 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस किया, और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए हमने 2024 के। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।